हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किया था और उसी के बारे में हम लोग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में होंगे, तो हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों के लिए कितना बजट आवंटित किया है और सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो केंद्रीय बजट 2023-24 से आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर करने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके सामने एक एक क्वेश्चन आते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करना है। हो सकता है आपको इसका आंसर पता भी हो, तो हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 किसने पेश किया है? तो ये बिल्कुल आसान है, इसका आंसर आप वैसे भी कर सकते हैं। केंद्रीय बजट जो होता है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने ही 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट को पेश किया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्मला सीतारमन। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि निर्मला सीतारमन ने लगातार 5वीं बार बजट को पेश किया है। अब तक सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया था मोरारजी देसाई ने, टोटल 10 बार। लेकिन जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने 5वीं बार हाल ही में केंद्रीय बजट को पेश किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 जो है ये अमृत काल का पहला बजट भी है। आप जानते हैं कि जो अगले 25 साल होंगे उनको सरकार ने अमृत काल बोला है, तो ये अमृत काल का पहला बजट है। इसी तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी जरूरी होगा आपके लिए जानना, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है? तो इस बार का जो बजट है वो 7 प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए तैयार किया गया है। ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं जिन पर सरकार को फोकस करना है? इनको सप्तऋषि नाम दिया गया है। इन सभी 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है और यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं। तो अगली पेज पर यही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएं हैं सरकार की जिन पर फोकस किया जाएगा। नंबर 1 है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास करना है। फिर दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, यानी कि देश के कोने कोने में सरकार की सेवाओं को पहुंचाना है। फिर अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अवसंरचना और निवेश। तो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है और निवेश को भी आकर्षित करना है। अनलीसिंग द पोटेंशियल, यानी कि लोगों में जो क्षमताएं हैं उनका विस्तार करना है, क्षमता विस्तार। फिर अगला है ग्रीन ग्रोथ, यानी कि हरित विकास करना है। ग्रीन तरीके से हमें विकास करना है, पर्यावरण को भी साथ में ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर छठा है यूथ पावर, यानी कि युवा शक्ति। और अगला है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि वित्तीय क्षेत्र। तो सरकार की यही 7 प्राथमिकताएं हैं जिन पर जोर देते हुए इस बार का जो बजट है वो तैयार किया गया है और इन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के नाम से संबोधित किया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है उसका नाम है समावेशी विकास। इससे रिलेटेड जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उन पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग पहले देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स को क्या नाम दिया गया है? तो मोटा अनाज, जिसको अंग्रेजी में मिलेट्स के नाम से जाना जाता है, इस बार के बजट में इसको एक नया नाम दिया गया है और वो है श्री अन्न। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोटा अनाज को अब से श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर जो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान है उसको एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान है, तो उसको एक एक्सीलेंस सेंटर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा कि जो भारत है वो मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर है, यानी कि भारत जो है वो मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये बात भी आपको याद रखनी है। हालांकि निर्यात के मामले में भारत जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। नंबर 1 पर यूक्रेन है और भारत जो है निर्यात के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। आपको बता दूं कि मोटा अनाज को लेकर के इस साल इतनी ज़्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि इस साल को, यानी कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय
मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो भारत ने ही रखा था यूनाइटेड नेशन में, जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपना लिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सेक्टर से है। आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस फंड की स्थापना की जाएगी। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी युवा उद्यमी को एग्रीकल्चर क्षेत्र से रिलेटेड कोई स्टार्टअप स्थापित करना है तो उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसकी सहायता की जाएगी। तो इसके लिए जो फंड बनाया जाएगा उसका नाम है कृषि वर्धक निधि। कृषि वर्धक निधि यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ कितने करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ में किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा भारत में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यानी कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो इसका मेन मकसद है कि भारत में जो बागवानी फसलें हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है इसको 2200 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट से शुरू किया जाएगा। तो शुरुआत में इसके ऊपर 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। तो भारत में पशुपालन और डेयरी और मत्स्य उद्योग का जो क्षेत्र है इसके लिए सरकार ने कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि इन सब क्षेत्रों के लिए सरकार जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेगी। फिर अगला सवाल है, भारत ने सिकल सेल एनीमिया रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है ये एक ब्लड से रिलेटेड आनुवंशिक बीमारी है और ये मेनली भारत के जो जनजातीय लोग हैं उनको प्रभावित करती है। तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज को समाप्त करने का जो भारत ने टारगेट रखा है वो है 2047 तक के लिए। और इसके लिए सरकार ने एक मिशन भी शुरू किया है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जिसका लक्ष्य है 2047 तक क्या करना है, सिकल सेल एनीमिया डिसीज को समाप्त करना है। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जब सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं शरीर की वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, वो हंसिया की आकार की हो जाती हैं। बजट 2023 के अनुसार देश भर में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि देश भर में टोटल 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज भारत में खोले जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सी डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो इस बार के बजट में सरकार ने घोषणा करी है कि एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, यानी कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं ये एक पुस्तकालय ही होगा लेकिन वर्चुअल फॉर्म में होगा, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर जो बुक्स हैं वो रखी होंगी, अलग अलग भाषाओं में जो बुक्स हैं वो उपलब्ध होंगी और उसको कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकता है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं सेकंड प्राथमिकता पर। सरकार की इस बार के बजट को लेकर के जो दूसरी प्राथमिकता है वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो इससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई हैं उन पर हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए अगले 3 सालों में कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन क्या है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए पीवीटीजी के बारे में। पीवीटीजी का मतलब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो भारत में कुछ ऐसे जनजातीय समूह हैं जिनको विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में पीवीटीजी। तो इन जनजातीय समूहों के विकास के लिए सरकार ने एक मिशन शुरू करने की घोषणा की है जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। तो इसके जरिए जो ये जनजातीय समूह हैं उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो मिशन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 3 सालों में सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो इस बार के बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है
जिसके जरिए गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाता है, रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है 79,590 करोड़ रुपीस, यानी कि 79,590 करोड़ रुपए। और ये पिछली बार की तुलना में 66% ज्यादा है, यानी कि इस बार जो इसके लिए बजट है वो 66% बढ़ाकर कर दिया गया है 79,590 करोड़ रुपए। यहाँ पर आप इसी चीज को देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए, जबकि जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के लिए 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये दोनों योजनाओं के बारे में आपको याद रखना है। केंद्र सरकार प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? तो भारत में जो प्राचीन शिलालेख हैं उनको डिजिटल बनाया जाएगा, उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो उसके लिए सरकार जो कार्यक्रम शुरू करेगी उसका नाम रखा गया है भारत श्री। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत श्री नाम का ये जो कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी कि इसमें जो भारत के प्राचीन शिलालेख हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। शुरुआत में अभी इसका जो पहला चरण शुरू होगा तो उसमें 1 लाख शिलालेखों का डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के कितने ब्लॉकों को शामिल करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी कि भारत में ऐसे जिले जो कि विकास की राह में पीछे छूट गए हैं उनके विकास के लिए सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को शुरू किया था, और अब उसी की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो भारत में जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनका विकास किया जाएगा और उसी के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें शुरुआत में 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो भारत में जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं उनको विश्वकर्मा बोला जाता है, विश्वकर्मा। और भारत में विश्वकर्मा कम्युनिटी के अंदर लगभग 140 जाति आती है। तो इनके विकास के लिए, इनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई योजना लाई है जिसका नाम है पीएम विकास योजना, पीएम विकास। और इसका भी फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएम विकास योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट प्राथमिकता पर आ चुके हैं जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना और निवेश। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। आपको बताना है कि ये जो फंड बनाया जाएगा इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो सरकार ने घोषणा की है कि एक नया फंड बनाया जाएगा शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, एक नया फंड बनाया जाएगा और इसका नाम भी ऐसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कोष। तो ये जो बनाया जा रहा है इसको कौन प्रबंधन करेगा, कौन इसको मैनेज करेगा? उसका नाम है NHB, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फंड बनाया जाएगा इसका इस्तेमाल टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 3 जो भारत में सिटीज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को कितने वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो राज्य सरकारों को जो 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है जिस पर उनको ब्याज नहीं देना होता है, तो इसको अभी 1 साल के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद अगली प्राथमिकता है अनलीसिंग द पोटेंशियल, यानी कि क्षमताओं का विस्तार। सो देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। केंद्र सरकार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब्स स्थापित करेगी? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, हालांकि अभी कुछ ही शहरों के अंदर शुरू हुई हैं। तो 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए भारत में टोटल 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि 5G सर्विसेज पर आधारित एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए टोटल भारत में 100 लैब बनाई जाएंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एआई के लिए देश के जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 3 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है टोटल एआई के लिए भारत के जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अभी ये कहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट्स में बनेंगे वो अनाउंस नहीं किया गया है। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 कितनी धनराशि के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा? ई न्यायालय परियोजना क्या है? इसका मेन मकसद है कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करके जो लोगों को न्याय दिलाना है उसकी प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना। तो ई न्यायालय परियोजना जो है इसका तीसरा चरण शुरू होने वाला है और इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ई कोर्ट परियोजना के 2 चरण ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा चरण है उसको 7,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। फिर इसके बाद इस बार की बजट की जो अगली प्राथमिकता है यानी कि ग्रीन ग्रोथ, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कई सारी अनाउंसमेंट हुई हैं तो उनसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, उद्योगों के लिए पर्यावरण के प्रति व्यवहारगत परिवर्तन अपनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इस बार के बजट में सरकार ने जो भारत में इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो पर्यावरण का भी ध्यान रखें, पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो इंडस्ट्रीज के लिए ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम है हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये भारत में उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस प्रोग्राम का नाम है पीएम प्रणाम। सो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पीएम प्रणाम नाम की ये जो नई योजना शुरू की गई है इसका मेन मकसद है कि भारत के अंदर जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है उसको कम से कम करना। तो रासायनिक उर्वरकों को कम करना और उसके विकल्प के रूप में वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मेन मकसद है। तो वैकल्पिक उर्वरक जैसे कि जैविक उर्वरक है, खाद है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में। पीएम प्रणाम योजना का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ, यानी कि धरती माता की बहाली, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। तो पीएम प्रणाम योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और खेतों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इस बार के बजट में सरकार ने अनाउंस किया है कि गोवर्धन योजना के तहत टोटल 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और इसकी स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर अपशिष्ट का इस्तेमाल करके आमदनी बनाई जाती है। गोवर्धन योजना के तहत गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस नई पहल की घोषणा की है? तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि दलदली इलाकों में उगते हैं, इनके संरक्षण के लिए वृक्षारोपण के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है मिष्ठी योजना, MISHTI। तो इसका फुल फॉर्म भी होगा। तो इसका क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिष्ठी योजना का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसी तरीके से एक और योजना शुरू की गई है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना शुरू करेगी? तो जो आर्द्र भूमि होती है जिनको अंग्रेजी में वेटलैंड्स बोला जाता है, वेटलैंड्स, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने जो नई योजना शुरू की है उसका नाम है अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना का मेन मकसद क्या है कि भारत में जो वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण करना है। यहाँ पर आपको बता दूं भारत में 75 ऐसे आर्द्र भूमि है, 75 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रामसर साइट्स कितने हैं तो आपको बताना है 75।
तो आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में एक साथ ही याद रखना है। मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना, इन दोनों की शुरुआत हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी है। देन इसके बाद अगली प्राथमिकता है युवा शक्ति यानी कि यूथ पावर। तो इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं अब हम उनको देखते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसके तहत अगले 3 सालों में कितने युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान की जाएगी। तो वृत्तिका क्या होती है? जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो उस दौरान आपको जो पैसा दिया जाता है उसी को अंग्रेजी में स्टाइपेंड बोला जाता है। अंग्रेजी में स्टाइपेंड या फिर हिंदी में वृत्तिका बोला जाता है। तो सरकार ने इस बार के बजट में अनाउंस किया है कि जो भारत की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसके तहत अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 47 लाख। कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है कि टोटल 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का भारत में चयन किया जाएगा और उनको घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इसके तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अभी इसका चौथा चरण शुरू होने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो भारत में जो स्किल्ड यूथ हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए भारत में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग आखिरी प्राथमिकता पर आ चुके हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं अब हम उनको देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार के द्वारा कौन सी नई बचत योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना शुरू की है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। और ये जो योजना है ये भारत के 1.59 लाख डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो डाकघरों से इस योजना में निवेश कर सकती हैं। तो इस योजना में कितना निवेश किया जा सकता है? इस योजना में महिलाएं जो है वो अधिकतम 2 लाख रुपए निवेश कर सकती है, अधिकतम 2 लाख रुपए। और इस पर उनको निर्धारित ब्याज मिलेगा 7.5% का। 7.5% इस पर उनको ब्याज मिलेगा। और इस योजना को सिर्फ 2 सालों के लिए शुरू किया गया अभी, यानी कि 2025 तक ये योजना चलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये भारत में एक लघु बचत योजना है और इस पर अभी तक जो अधिकतम राशि जमा की जा सकती थी वो थी 15 लाख रुपए। लेकिन अब इस लिमिट को सीधे सीधे डबल कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति इसमें अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 लाख रुपए। बजट 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। या फिर इसी चीज को ऐसे भी पूछा जाता है कि इस बार के बजट का जो टोटल साइज है वो कितना रहने वाला है। इसका मतलब होता है कि इस बार जो वित्त वर्ष 2023-24 है उसमें सरकार टोटल कितना खर्च करने वाली है। तो वो होगा 45.03 लाख करोड़ रुपए। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो वित्त वर्ष 2023-24 में जो भारत है वो 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। कहाँ कहाँ से भारत को ये धन प्राप्त होगा और कहाँ पर ये खर्च होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगला सवाल यही पूछा गया है कि बजट 2023 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां कितना लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी कि भारत को उधार के अलावा टोटल कितना प्राप्त होगा, टोटल रिसिप्ट्स कितना होगा अदर देन बारोइंग्स। देखिए अगर आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि टोटल रिसिप्ट्स कितना रहने का अनुमान है तो उसका आंसर तो वही हो जाएगा, यानी कि 45.03 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि जितना खर्च होने का अनुमान है उतना ही सरकार प्राप्त करेगी।
अब ये उधार से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स, यानी कि अगर हम कुल प्राप्तियों में से उधार को निकाल दें तो वो कितना पैसा होगा, तो वो होगा 27.2 लाख करोड़ रुपए। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और यहीं पर आ जाता है राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट। तो अगर आप 45.03 लाख करोड़ रुपए जो खर्च करने का अमाउंट है और उसमें से ये यानी कि टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स, अगर आप इसको घटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो होगा भारत का राजकोषीय घाटा। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि भारत के पास जो धन आता है वो कहाँ कहाँ से आता है और किन चीज़ों पर खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत को धन प्राप्त होता है वो उधार से ही प्राप्त होता है 34%। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है जीएसटी 17% और इनकम टैक्स 15%, कारपोरेट टैक्स 15%। और इसी तरीके से जो खर्च होता है वो सबसे ज़्यादा ब्याज चुकाने में ही खर्च होता है यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स पर 20%। तो अब ये क्वेश्चन फिजिकल डेफिसिट के बारे में है। आपको बताना है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है यानी कि फिजिकल डेफिसिट, वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और वो होने वाला है 5.9%। 5.9%। और इसको यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, पिछले वित्त वर्ष में अनुमान लगाया गया था 6.4% और मौजूदा वित्त वर्ष में इसको कम करके 5.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5.9% ऑफ जीडीपी। अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें नंबर्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो 17,86,816 करोड़ रुपए होने वाला है। ये नंबर्स में है और ये हमारी जीडीपी का 5.9% है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कितने परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य रखा है। तो 2025-26 तक भारत ने राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% तक लाने का टारगेट सेट किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अभी इस वित्त वर्ष में कितना होने वाला है 5.9%, लेकिन सरकार का टारगेट है कि 2025-26 तक इसको कम करके 4.5% तक लाना है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अधिकतम कितनी आय वाले व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा। तो इस बार के बजट के अंदर अनाउंस किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये पहले अमाउंट 5 लाख रुपए था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपए से कम है उनको टैक्स देना ही नहीं है, लेकिन जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है उनको फिर कितना टैक्स देना है, उसके लिए ये सरकार की नई कर व्यवस्था है। इसमें पहले 6 स्लैब हुआ करते थे, पहले 6 स्लैब थे, लेकिन इसी बार इसको कम करके 5 स्लैब कर दिया गया है। आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों को टैक्स देना है उनकी 0 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर उनकी जो इससे एक्स्ट्रा इनकम है उसी के ऊपर टैक्स लगेगा और ये प्रोग्रेसिव होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। तो इस बार के बजट में भारत का जो रक्षा मंत्रालय है उसको सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के रक्षा मंत्रालय को इस बार 5.9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपए, जो कि भारत के सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मैंने मिनिस्ट्री वाइज जो बजट एलोकेट किया गया है उसको मैंने कर दिया है। जैसे कि टॉप 5 जो मिनिस्ट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है उनमें नंबर 1 पर है रक्षा मंत्रालय, इसको 5.9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसको 2,70,434 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को 2.4 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.057 लाख करोड़ रुपए और गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा भी कुछ अन्य मंत्रालय हैं जिनके बारे में आपको जरूर याद रखना है, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1,12,899 करोड़ रुपए। युवा मामले और खेल मंत्रालय को 3,397 करोड़ रुपए और इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। ये क्रम से नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है इनके लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको कवर कर दिया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि रेलवे मंत्रालय के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 5वें नंबर पर आती है और इसकी घोषणा भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण के दौरान की थी। जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से वो 4 देश हैं जो कि भारत से अभी के समय आगे हैं। तो सबसे ऊपर तो आप जानते हैं अमेरिका है, सेकेंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है जर्मनी। और फिर इसके बाद अपना आता है भारत, यानी कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब जो आगे के 2 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के लिए हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो जैसे कि पहला सवाल है, भारत ने सिकल सेल एनीमिया रोग को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वैश्विक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर केंद्रीय बजट 2023-24 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब इस टॉपिक से आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप पूरा करंट अफेयर जो सेक्शन है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आप मंथली और वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, जहाँ से आप बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स को पूरी रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।